नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि के लिए 14 जून से धामी सरकार बजट सत्र आहूत करने जा रही है। सत्र 7 दिनों का है और सवाल बहुत सारे। कई ऐसे मुद्दे भी होंगे जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। मौजूदा वक्त की जरूरत भी, पर सवाल ये कि क्या विपक्ष खुद इस भूमिका के निर्वहन के लिए पूरी तरीके से तैयार है? क्या यशपाल आर्या इस भूमिका के लिए कमर कस चुके हैं? तो आज चर्चा इसी विषय पर कि कांग्रेस में तकरार, कैसे लड़ेंगे यशपाल। 2/3 बहुमत से सत्ता पर काबिज भाजपा की धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अपना एजेंडा सामने रखने जा रही है। कांग्रेस इस मौके का अपने पक्ष में करने की, उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और चाहती भी है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है? पार्टी का खुद का मनोबल। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के पदों पर चयन किया। तेवर बदले नजर आए। न इससे गुटबाजी खत्म हुई, न ही असंतुलन, बल्कि इस असंतुलन को आधार बनाकर विधायक और कार्यकर्ता, इनके जो खिंचाव हैं वो गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या देहरादून में डेरा डालकर सत्र से पहले विधायकों के साथ बेहतर तालमेल की कोशिश में जुटे हैं। पर सदन में ये कोशिश कितना रंग लाएगी, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो गेस्ट अभी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र भसीन हैं, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, उपाध्यक्ष हैं आप बीजेपी के। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका जनता टीवी के मंच पर। कांग्रेस से प्रवक्ता अभी थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं। और आज फिर से एक बार आप तमाम लोगों को दृष्टि दिखाने के लिए राजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत में देवेंद्र जी से करूंगी इस चर्चा की, और फिर उसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभी कुछ ही देर में हमारे साथ में मौजूद हों। देवेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहला बजट सत्र आहूत करने जा रही है धामी सरकार, अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र है। ऐसे में आप कितने उत्साहित हैं और विपक्ष की भूमिका को आप लोग कहां देखते हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी बैठक होती रही है और पूरा एजेंडा हमारे साथ भी क्लियर है। और हम ये भी जानते हैं कि पार्टी के अंदर एक एकता है और किस प्रकार से फ्लोर को मैनेज करना है, किस प्रकार से बातों को रखना है, किस प्रकार से विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जाएंगे उनका उत्तर देना है। इसे लेकर के मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रीगण और विधायकगण सभी पूरी तरह से तैयार है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस का अगर हम देखें तो पिछले 5 वर्ष इस चुनाव से पहले के एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही। और यही कारण है कि उस समय भी सदन के अंदर कांग्रेस ने हमेशा केवल हल्ला किया, कोई बहुत सार्थक बहस नहीं करी, ना कोई मुद्दे तरीके से उठाए। और वर्तमान में स्थिति तो कांग्रेस की बहुत ही खराब है। कांग्रेस के जितने गुट बंटे हुए हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि कांग्रेस की स्थितियां जो है सदन के अंदर इस बार पहले से भी खराब होने जा रही है। आपको ध्यान में होगा कि जो पहला हमारा सत्र गया इस चुनाव के बाद, उसमें तो इनके नेता प्रतिपक्ष सही नहीं, बिना नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस ने जो है अपना जो है सत्र पूरा निकाल दिया, यानी कि गंभीर भी नहीं है। तो विधायी कार्य के प्रति कांग्रेस की जो गंभीर ना होने की मानसिकता है वो हम पहले इसी में देख चुके हैं। और अब वर्तमान में जो आपने जैसा बताया कि कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक बड़े परिवर्तन हुए, और संगठनात्मक परिवर्तनों में भी जो उनकी खींचतान थी, जो गुटबाजी है, वो किसी प्रकार से कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यशपाल आर्य जी चाहे जो मर्जी करते रहे, लेकिन उनके साथ लोग है नहीं। सच्चाई तो ये कि सबकी निष्ठा कांग्रेस में है, इस पर भी बड़ा सवाल है। और यशपाल जी को लेकिन ऐसा नहीं लगता देवेंद्र जी कि यशपाल आर्य कुछ समय तक आपकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, इसका लाभ उन्हें मिलेगा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में? देखिए, तो पहले निगेटिव पार्ट है। मैं इसलिए बात कहता हूँ कि जिस समय ये कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उस समय इनको टिकट दिया गया, इनको दिया गया, इनके बेटे को टिकट दिया गया, और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते, कमल के फूल पर जीते। और उसके बाद यशपाल जी को बनाया गया मंत्री। 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगते रहे, 4.5 साल तक कुर्सी पर बैठे रहे, उसका लाभ लेते रहे। 4.5 साल के बाद बस को याद आया कि तो बीजेपी के अंदर घुटन महसूस हो रही है,
तो ये जो इनकी स्थितियां हैं तो उल्टा इनके लिए ही एक नकारात्मक बात है कि जो व्यक्ति 4.5 साल तक सत्ता में रहा हो, उसका लाभ लेता रहा हो, उससे के संग उसका पूरा उसका लाभ उठाता रहा हो, पिता पुत्र दोनों ने जो है सत्ता का सुख भोगा हो, और वो जब नेगेटिव बात बोलेंगे तो निश्चित तौर पर उनके मन में भी सवाल होगा कि भाई मैं इसी पार्टी में 4.5 साल तक रहा हूँ और कांग्रेस के जो हमले हुआ करते थे उस समय उसका मैं उत्तर दिया करता था। आज जो रिवर्स जो उनकी भूमिका है ये उनके लिए नेगेटिव है। और दूसरी ओर प्रीतम सिंह जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आज वो उनकी पूछ नहीं है। हरीश रावत एक मजबूत इनके नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन वो सदन में नहीं है। महाराज जी जो इनके अध्यक्ष हैं उनकी स्थिति आपके सामने, और हालात तो ये भी रहे हैं कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का चुनाव था तो कांग्रेस बिल्कुल बिखरी हुई थी और हम पहले दिन से कह रहे थे कि कांग्रेस ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। तो चंपावत में जो 94% मत मिला है वो जनता का आशीर्वाद उसमें है ही, लेकिन उससे कांग्रेस के अंदरूनी उपचुनाव पर देवेंद्र जी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। विषय उपचुनाव नहीं, विषय इस समय बजट सत्र है। चलिए राजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, जैसा कि देवेंद्र जी बोल रहे हैं साफ तौर पर कि जो विपक्ष की भूमिका है वो उतनी प्रबल नजर नहीं आती, क्योंकि ना प्रीतम सिंह हैं ना ही हरीश रावत हैं, वरिष्ठ नेताओं को अवसर नहीं दिया गया। क्या ऐसा आपको भी लगता है कि वरिष्ठ नेताओं को बैकफुट पर रखना और यशपाल आर्य जो कि बीजेपी के अंदर रह करके आए हैं उनको मौका देना नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके लिए कारगर होगा क्या? और संगठन की अभी एकजुटता को आप कैसे देख पा रहे हैं? हालांकि यशपाल आर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि सदन के अंदर एकजुटता देखने को मिलेगी। पूजा जी, अगर आप देखें इस बार जो भी बजट सेशन हो रहा है 14 तारीख से, तो इस समय कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो सदन में और सदन के बाहर जो है भारतीय जनता पार्टी को घेर सकती थी। लेकिन अब आपका इसको कहें कि उनका जो है ना तो संगठन उनका साथ दे रहा है, न जितने भी जो है विधायक जीते हैं उनका कोई घेराबंदी है, और जहां तक यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कहीं ना कहीं अकेले अलग थलग पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे प्रीतम सिंह वो बहुत स्ट्रांग थे, और उनके के बाद अगर आप ये देखें कि इस बार प्रीतम सिंह जो है कहीं जो है बिल्कुल बैकफुट पे हैं, और सिर्फ यशपाल आर्य के पास जो है विधानसभा सत्र को संभालने की पूरी जिम्मेवारी है। लेकिन जहां तक जितने और विधायक हैं वो लोग ना तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और न ही इतने तेज तर्रार है, नहीं उनको विधायकी का या मतलब सदन की कार्रवाई का बहुत ज्यादा कोई एक्सपीरियंस्ड है। कुछ लोग नए विधायक जरूर हैं। हरीश धामी अपने समय पे जो है काफी जो है एग्रेसिव होते थे, लेकिन वो भी कहीं चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम आप देखें कि मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं जो उनका जो है पूरी टीम है वो बिखरी हुई है, और इस समय जो है कांग्रेस सीधे सीधे जो आप कहते हैं कि जो भी बजट सत्र है वो बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं सिर्फ उसमें बीजेपी नजर आई, और बीजेपी जो भी अपने मतलब और पिछले 2 चुनाव जब से हो रहे हैं लगातार उसमें बीजेपी नजर आती है और कहीं से विपक्ष नजर नहीं आ रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एक कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो भी कोशिश जो है वो धराशायी हो गई। चलिए हमारे साथ आरपी रतूड़ी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। आरपी रतूड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी और स्वागत के साथ ही सवाल भी है क्योंकि थोड़ा सा विलंब हो गया है। देवेंद्र जी भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और राजेंद्र जी भी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि यशपाल आर्य की भूमिका से जब आपके विधायक की संतुष्ट नहीं है तो बजट सत्र के दौरान वो एकजुटता नजर कैसे आएगी? अब देखिए, ये तो इनके ख्याली पकाव है। अभी तो चुनाव के बाद पहला सत्र हो रहा है। इससे पहले कोई सत्र हुए हैं तो इन्हें सपने कहाँ से आ गए कि एकजुटता नहीं है। अरे सत्र तो होने दो, पता लग जाएगा। अभी तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि आप बजट सत्र में उत्तराखंड को क्या देते हैं, क्या सौगात देते हैं, क्या बेरोजगारी के जो नौजवान बाट जो रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या सौगात देते हैं। जो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं हैं जिन्होंने ये राज्य आंदोलन करके बनाया है, उनको आप क्या सौगात देते हैं बजट में। अभी तो क्या रतूड़ी जी, आप पूरा जो दारोमदार है, पूरी जिम्मेदारी आप सत्ता पक्ष के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं? विपक्ष की क्या भूमिका फिर बजट सत्र के दौरान? नहीं, हमारा काम तो जब ये गलत काम, अभी पहला मैंने कहा नहीं कि चुनाव के बाद पहला सत्र है। अरे पहले इन्हें तो देखें कि ये बजट में रखते क्या प्रस्ताव, उत्तराखंड के हित कितना
साधते हैं, कितना उत्तराखंड के हितों की बात करते हैं। हमारी भूमिका तो उसके बाद तय होती है ना। पहले भूमिका, अभी सामने रिजल्ट तो देखे पहले की भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सूबे की जनता भी तो रतूड़ी जी आपकी एकता देखना चाहती है, विपक्ष की एकता देखना चाहती है कि हमारी आवाज को विपक्ष मुखरता के साथ में सदन के पटल पर रखे और उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करे सरकार का जिनकी तरफ उनका ध्यान जा ही नहीं रहा है। निश्चित तौर पर मैंने कहा नहीं कि अभी बजट सत्र आ रहा है, आप देखेंगे कि हम विपक्ष उग्र भूमिका में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों की ध्यान नहीं रखेगी, इनकी आंख खोलने का काम करेंगे, इनके आंख नाक कान खोलने का काम करेंगे। देवेंद्र जी आपका काउंटर है। देखिए रतूड़ी जी जो बात कह रहे हैं बड़ी विचित्र सी बात है। ये कह रहे हैं कि पहले बजट आएगा उसके बाद हम सोचेंगे, यानी कि अब इनके पास अपनी कोई संगठनात्मक और जो विधायक दल की एक नीति होती है वो है ही नहीं। वो साफ, जो मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर जो बिखराव है ये उसका एक और नया प्रमाण है। और मैंने पहले भी एक बात को निवेदन किया था कि कांग्रेस से पहले भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका वहन करने में असफलता दिखाई थी, प्रदेश की जनता ने इसलिए इनको नकार दिया। और अब इस समय जो स्थितियां तो पहले से भी खराब है। अब जब अभी चंपावत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो केवल इनके बिखराव को दिखाती है। हमने चुनाव शुरू होता है तो इनके नेता गायब हो जाते हैं, बड़े बड़े नेता उनके नामांकन में नहीं आते, आखिरी समय तक प्रचार में नहीं उतरते। कुल मिला के स्थिति यह है कि कांग्रेस बिखरी पड़ी है। अपने जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं उनके साथ हैं कितने लोग, उनके साथ गिनते के 2 या 3 लोग नहीं है। जो सबसे एक्सपीरियंस नेता प्रतिपक्ष अपने प्रीतम सिंह जी हैं, उनकी स्थिति को आप समझते हैं। हरीश रावत जी सदन में है नहीं, धामी जी हैं तो, लेकिन आप धामी जी की स्थिति को जानते हैं कि उन्होंने खुद ही एक बार कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो ये कांग्रेस का जो घर है वो केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक बिल्कुल बिखरा हुआ है और ये चिंतन भी नहीं करते। ये जो राजनीतिक दल कांग्रेस का है ये केवल अपने नेताओं पर ध्यान दे रहा है। जैसे चिंतन की बात देवेंद्र जी आप कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी गठित करने जा रही है कांग्रेस कुछ ही दिनों में। देखिए चिंतन की इनकी स्थिति ये है कि इन्होंने उदयपुर में चिंतन किया और उसके चिंतन करने के बाद क्या हुआ, कपिल सिब्बल चले गए, हार्दिक पटेल चले गए और अपने सुनील जाखड़ जी चले गए। ये स्थितियां हैं। आज जब ईडी के द्वारा इनको, सोनिया जी को और इनको राहुल जी को जब नोटिस जारी किए गए तो कांग्रेस के नेता केवल उनकी रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दी। और उदयपुर के, राजस्थान के चिंतन शिविर में भी केवल एक काम था कि किसी प्रकार से नेहरू गांधी परिवार को हमको बचा कर रखना है। बाकी में तो कह रहे थे परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन नेहरू गांधी परिवार को रक्षा देनी है, ये चिंतन इनका हो रहा था। तो ये चिंतन जब इस पार्टी का होगा वो जनता के बारे में क्या सोचेगी। तो पहले भी उन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचा, जनता ने इनको नकार दिया। चंपावत की हार तो इनको कभी सोने नहीं देती होगी अगर जरा सा भी इनमें जमीर है। और जहां तक आने वाला सत्र है उस सत्र के अंदर भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी बात को रखने वाली है। और हम कोई कांग्रेस से लड़ने वाले नहीं है, हमें तो जनता के हित की बातें कहनी है। जो हमने जनता से वायदे किए हैं उन जनता के वायदों को पूरा करने का हमने अपना रोड मैप बताना है। बहुत से कार्य दृष्टि पत्र के हमारे थे, हमने अभी पूरे भी कर दिए हैं। तो हम तो दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ही पहले अपने घर का पटव्वल देखेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। और फिर इनकी तो एक नीति और भी रहती है, कैसे लेट डाउन करना है, किस पर टांग खींचनी है एक दूसरे की, वो सारे दृश्य सामने आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सदन के अंदर भी रतूड़ी जी सवाल बहुत सारे हैं, देवेंद्र जी भी सवाल पूछ रहे हैं, सूबे की जनता भी सवाल पूछ रही है, केंद्र से लेकर प्रदेश तक सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब खोजने पड़ेंगे कांग्रेस को। और वो सवाल खोजे कैसे जाएंगे जब अनुभवियों को मौका नहीं मिलेगा। और यशपाल आर्या को चलिए आप लोगों ने मौका दिया है, लेकिन यशपाल आर्या के साथ कितने विधायक खड़े हैं। हालांकि वो कह जरूर रहे हैं कि सदन में एकता दिखाने की वो कोशिश करेंगे, पहले से ही उन्होंने डेरा जमाल या देहरादून के अंदर पीसी पे पीसी चल रही है, मंथन पे मंथन चल रहा है, लेकिन वो मंथन कारगर कितना होगा सदन में रतूड़ी जी। देखिए अभी डॉक्टर भसीन साहब बहुत बुद्धिजीवी हैं, ये चंपावत का गुणगान कर रहे थे, पर चंपावत में धामी साहब तो रतूड़ी जी बुद्धिजीवी तो आप भी हैं, बहुत सफाई से अपनी पार्टी को बचा रहे हैं। पहले टोकने लग जाते हो, पहले सुनते नहीं जी। बोले अभी आप भसीन साहब एक घंटा बोल रहे थे तो आपने कुछ नहीं बीच में टोका, मैंने बोलना आपको भी पूरा अवसर दे रहे हैं, बोले आप।
शुरुआत में ही आपने टोकना कर दिया जी, तो मैं बोलूंगा क्या फिर? बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, चंपावत का गुणगान कर रहे थे। अरे धामी जी जीते, लोकतंत्र हारा। 103 बूथों पे आपने कांग्रेस के जो एजेंट थे उनको बाहर किया। सरकार सत्ता का दुरुपयोग किस तरह करती है। वो गौतौड़ी जी जिला मुख्यालय पर उसी दिन जिस दिन चुनाव हो रहा था वो वहां पर बैठ गई। अरे बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतना, आपको मालूम है 1 महीने पहले 26,000 वोट कांग्रेस को पड़ते हैं। कहाँ गए वो वोट? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के होते तो 1 महीने पहले क्यों नहीं पड़े थे? वो 26,000 वोट कहाँ गायब हुए? आप बूथ कैप्चरिंग करेंगे और गुणगान करेंगे लोकतंत्र का। आपने लोकतंत्र की हत्या की है चंपावत में। आप भले जीते हैं, आपने सत्ता का दुरुपयोग किया है। देवेंद्र जी आपका काउंटर है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में जो इनके प्रत्याशी थे उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था कि मैं चुनाव बहुत बुरी तरह से। एक मिनट किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो कांग्रेस को पहले दिन से ही पता था। चलिए ठीक है, आप दोनों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब करना चाहूंगी, क्योंकि जो मुद्दा है वो बजट सत्र का है। बजट सत्र के दौरान एकजुटता का है विपक्ष की। मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जी बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी मथुरा दत्त जी, सबसे पहले आपको बधाई भी। आपको प्रभार बड़ा मिल गया है, बड़ी जिम्मेदारी है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बड़े से सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि 14 जून से सत्र का आगाज होने जा रहा है, उसमें आप कांग्रेस की कैसी भूमिका देखते हैं? यशपाल आर्य से आपके विधायक कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आप लोगों का मुझे हमेशा मिलता रहा है और आपका मार्गदर्शन आगे भी मिलेगा तो हम निश्चित रूप से कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे जी। उसके लिए आपके आशीर्वाद की, मार्गदर्शन की आवश्यकता हमको पड़ेगी। जहाँ तक आपने कहा कि 14 तारीख से विधानसभा का सत्र चल रहा है, कांग्रेस के लोग जितने भी हमारे विधायक हैं, सारे विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित प्रश्न भी लगाए हैं और सरकार को हम 3-4 मुद्दे पर निश्चित रूप से सरकार को घेरेंगे। चाहे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, और वर्तमान में जिस तरीके से सरकार ने उत्तराखंड की जनता को छलने और ठगने का काम किया, बिजली के दाम बढ़ा दिए, बिजली में कटौती हो रही है पूरे प्रदेश में, और उसके अलावा गैरसैंण का बड़ा जबरदस्त मुद्दा हमारे सामने है। सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कह तो दिया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी। आप देख लीजिए 3 साल से तीसरा साल नहीं। मथुरा दत्त जी, आप मेरा सवाल शायद समझ नहीं पाए। प्रदेश की जनता के लिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय असंतुलन है, असंतोष है, जो यशपाल आर्य को जिम्मेदारी मिलने के बाद उपजा है और तमाम लोगों को जिम्मेदारी मिलने के बाद उपजा है। उन लोगों को कैसे संगठित करेंगे कि सदन के अंदर एकता दिखाई दे? मैंने आपको स्पष्ट किया, सारे विधायक एक हैं और एक साथ रहेंगे। आप देखेगा सदन में, और यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में रहेंगे। कहीं किसी ने कोई बात नहीं कही, कोई असंतुलन नहीं है, कोई क्षेत्रीय असंतुलन भी नहीं है। सब जो पार्टी हाईकमान ने किया वो सब विधायकों की इच्छा से किया है, विधायकों से राय मशवरा करके किया है। और अगर हमने तो ये भी कहा था किसी विधायक को की नाराजगी होगी तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान भी उनसे बात करेगा और उनसे चर्चा भी की जाएगी। आप देखिएगा आने वाला सत्र जो होगा वो जबरदस्त सत्र होगा और कांग्रेस के जितने भी हमारे सम्मानित विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम करेंगे और सरकार को सदन के साथ साथ हम सड़क में भी घेरने का काम करेंगे। आज देखिए, परसों ही हमारा 13 तारीख को ईडी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। जिस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से मोदी जी की सरकार के कारिंदे काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। और जब विधानसभा सत्र चलेगा तब भी हम निश्चित रूप से काम करेंगे। सड़क पे संगठन घेरेगा और विधायक दल सदन में भाजपा को घेरने का काम करेगा और मजबूर करेगा। मैंने कहा इन मुद्दों का जवाब सदन में देना पड़ेगा। इन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर लोकायुक्त बनाएंगे, आज आप देखिए 2000 दिन से ज्यादा हो गए, एक लोकायुक्त नहीं बन पाया इनका। इस तरह की बात है।
जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आज इनके अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार की खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन देखिए क्या स्थिति हो रही है, ये आपके सामने है। बिल्कुल मथुरा दत्त जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए अभी ये पता चला है कि पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं आप लोग, वो कमेटी कितना खड़ा कर पाएगी पार्टी को दोबारा से? निश्चित रूप से खड़ा करेगी। अब देखिएगा, अभी तो देखिए अभी चुनाव हारे हैं और अप्रत्याशित हार हुई है। आप जैसे विद्वान एंकर, आप जैसे विद्वान चैनल के लोग, हमको कांग्रेस पार्टी को जिता रहे थे, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक है चुनाव हार गए। लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, स्वीकार करना होता है, लेकिन चुनाव हार गए। कार्यकर्ता भी सोसाइटी का सबसे बड़ा काम तो कार्यकर्ता के विश्वास को जगाना है, उसके विश्वास को कायम करना है, उसके विश्वास को प्राप्त करना है, वो काम करना है। उस काम में हम लोग लगे हैं। अभी आप देखिएगा कि संगठन हमारा, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता तो गाहे बगाहे बोलते नजर आ जाते हैं मथुरा दत्त जी कि जो दूसरी पार्टी में मलाई काट कर आए, आपने उनको मौका दे दिया, जब उनका नंबर कब आएगा? जो पार्टी के लिए लड़ते रहे उनका भी नंबर आएगा। ऐसा कोई भाजपा की तरह हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई आया हो और हमने सब कुछ उसको दे दिया हो। ये काम तो भाजपा करती है। आज भी देखिए मंत्रिमंडल में कांग्रेस डीएनए के 7 मंत्री हैं, 6 मंत्री हैं, तो ये काम भाजपा का है, हमारा नहीं है। देवेंद्र जी, आपका काउंटर 30 सेकंड का, फिर उसके बाद मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी 30 सेकंड के लिए। मथुरा दत्त जी को पहले तो मैं बता दूं कि यशपाल आर्य जी पहले आप ही के यहाँ थे और हमारे यहाँ 4.5 साल तक मंत्री रहे। पिता पुत्र दोनों को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजय हासिल हुई थी। 4.5 साल बाद उनको ध्यान में आया कि मुझे भाजपा में घुटन हो रही है। पहली बार चंपावत चुनाव का दृश्य आपके सामने है और उससे पहले 2/3 बहुमत से हमारी सरकार प्रदेश में बनी है, ये भी आपके सामने है। जो आप लोग बार बार बोलते हैं, जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। हाँ मथुरा दत्त जी, लेकिन मैं बीच में एक बात भूल गया, वो मुझे आपको बधाई देनी है क्योंकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी हुए और संगठन उपाध्यक्ष और प्रशासन का भी आपको जिम्मेदारी दी, ये आपकी योग्यता का एक प्रमाण है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ऐसा होता कम है। यहाँ तो मूल रूप से जो परिवारवाद के लोग हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। और वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर जो आपने बिंदु उठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे पर जनता ने हमको वोट दिया। पिछले चुनाव में भी 2/3 बहुमत से हमको जिताया। ठीक है देवेंद्र जी, मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी। राजेंद्र जी, आपने इस पूरी चर्चा को सुना। हमारे साथ हमने कोशिश करी थी कि एक प्रवक्ता जुड़े, कांग्रेस के 2 लोग हो गए और दोनों ने ही अपनी बात साझा करी है। अब आप इस पूरी चर्चा का आकलन क्या कर पा रहे हैं जो जनता को दृष्टि दे? देखिए पूजा जी, अगर आप देखें कांग्रेस के, अगर पिछला अगर आप देखें चिंतन शिविर हुआ और 2 दिन का जो शिविर चला, उसमें आपने देखिए जिस तरह विधायकों का और पूरे जो प्रतिपक्ष नेता उसमें ज्वाइन नहीं करे, उनके भरे कई बहाने बनाए और बहुत सारी बातें जो उभर के आई हैं, उससे लगता है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का संगठन जो है बिखराव पे है और वो आगे जाके बिखराव बड़ा होगा, जो मेरी एनालिसिस है। जहां तक दूसरी बात यह है कि इस सदन जो है, जो समय बजट सेशन है, इस समय कांग्रेस के पास इतने मुद्दे हैं कि अगर सड़क से लेकर और विधानसभा तक अगर मुद्दे उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन जब संगठन साथ में नहीं है, पूरा कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? महंगाई, पलायन, और जहां तक बजट की बात करें, डेफिसिट बजट की बात करें, 63-65 हजार करोड़ का बजट आ रहा है, जिसमें सिर्फ जो है इनकम जो है 12-14 हजार करोड़ की है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस हावी हो सकती थी, लेकिन शायद मुझे लगता है ये टाइम भी कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। सभी जुड़े, सभी ने अपने विचार बिंदु रखे हैं और आपने समझने की कोशिश भी की होगी कि आखिरकार इस बार देवभूमि के बजट सत्र के दौरान आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स के अलावा कैसी तस्वीर सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से नजर आएगी। सत्ता पक्ष वो जिसके ऊपर दारोमदार है आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने का और विपक्ष वो जिसके ऊपर दारोमदार है आपके सवाल सदन में उठाने का। लेकिन वो विपक्ष क्या अपने संगठन के सवालों के लिए तैयार है? क्या उन सवालों का जवाब उसने ढूंढ लिया है और वापस से अपने आप को रिफॉर्म कर लिया है?